हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है पावर। पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। अब किस रेट से इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पावर। सपोज मान लो कि एक सेकंड में अगर 10 जूल का इलेक्ट्रिकल वर्क किया जा रहा है तो उसका पावर कितना हो जाएगा? 10 वाट। यानी पर यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। या फिर अब हम लोग जानते हैं कि वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। वर्क इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी। जितना एनर्जी होगा किसी बॉडी का वो उतना ही वर्क करेगा। इसलिए हम लोग एनर्जी के टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं पावर को? The rate of consumption of electrical energy is known as electric power. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रहा है? सपोज मान लो कोई फैन है, वो फैन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। मान लो 100 जूल जो है पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है, तो उसका क्या हो गया? पावर 100 वाट हो गया। सपोज मान लो कोई एक फैन है और वो फैन जो है, वो फैन चाहने वाला नहीं, पंखा वाला फैन। कोई फैन है तो मान लो 100 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। 100 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एक सेकंड में। एक सेकंड में अगर वो 100 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब इसका पावर क्या हो गया? 100 वॉट। ये जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। तो ये पावर का यूनिट क्या है? वॉट। यानी एक यूनिट टाइम में कोई भी कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उसे को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक पावर या फिर रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। दोनों तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू W अपॉन T, यानी पावर इज रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क या फिर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। दो फॉर्मूला हो गया हमारा पावर का, एक P इज इक्वल टू W अपॉन T एंड P इक्वल टू E अपॉन T। अब जो है पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द वर्क डन W बाय करंट I व्हेन इट फ्लोज फॉर टाइम t अंडर पोटेंशियल डिफरेंस D इज गिवन बाय। अगर मान लो कोई करंट है I, देखो ये डायग्राम, कोई करंट है I और वो किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है और उस सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस से वो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा? इस करंट के फ्लो को रोकेगा, ठीक है, रेसिस्ट करेगा, इसको अपोज करेगा। लेकिन फिर भी अगर इस करंट को फ्लो करना है तो ये करंट को क्या करना होगा? इस रेजिस्टेंस से ओवरकम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब इस करंट को फ्लो करने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो किसके इक्वल है? W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। ये है हमारा वर्क डन बाय करंट, ठीक है। अब इसी से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो अब हम लोग क्या जानते हैं कि P इज इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देते हैं हम W का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो W का वैल्यू है हमारा, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T अपॉन T। दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू V इंटू I। तो ये T कैंसिल हो गया, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे P in terms of I and R। अब करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में हम लोग क्या देखेंगे? फॉर्मूला देखेंगे पावर निकालने का। तो देखो वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग? P इज इक्वल टू V इंटू I, ठीक है। तुरंत निकालना है इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ
क्या जानते हैं हम लोग ओम्स लॉ से कि V बाय I इज इक्वल टू R। दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, इसको हम लोग मान लीजिए इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन 2 का जो वैल्यू आया V का, उसको हम लोग रख देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। पुटिंग the value of V from 2 in 1। अब 2 में जो वैल्यू आया है हम लोग का V का, उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोग को, P इज इक्वल टू V का वैल्यू क्या है I इंटू R, तो रख दिए स्क्वायर इंटू R, और पहले से यहाँ पे आ गई। दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला हम लोग को, पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला। अब देखेंगे पावर हम लोग इन टर्म्स ऑफ V एंड R। P in terms of V and R। P in terms of V and R। फिर से हम लोग वही करेंगे। We know that क्या जानते हैं, P is equal to V into I, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, B इज इक्वल टू I R। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट या और I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 1 में। पुटिंग the value of equation, putting the value of I from 2 in 1। अब 2 में जो हम लोग I का वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू V इंटू, और I का वैल्यू क्या मिला है हम लोग, V अपॉन R, तो रख देंगे V अपॉन R। दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये निकल गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, इन सारे फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये सारे फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे। इन सभी फॉर्मूला को हम लोग को मेमोराइज करके रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हम लोग का। तो अगला टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट P इज इक्वल टू E अपॉन T, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन T। दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू P इंटू E इज इक्वल टू P इंटू T। ये हमारा क्या निकल गया, एनर्जी का फॉर्मूला। अगर मान लो हमको पावर दिया हुआ, पावर रेटिंग किसी का और टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। अब एनर्जी का क्या होता है, SI यूनिट, SI यूनिट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात कर रहे हैं। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज वॉट आवर, और इसको हम लोग W और स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कमर्शियल यूनिट क्या है इसका, कमर्शियल यूनिट किलो वाट आवर, इसको हम लोग kWh से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो होगा हमारा यूनिट।
1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट में जो होता है वो 1000 वॉट्स होता है। 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वॉट्स। ये तो पावर है, 1 किलोवाट पावर। ये हो गया हमारा एनर्जी का। अब हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्या कहता है? देखो, व्हेन करंट is passed through a high resistance wire like nichrome wire, becomes very hot and produces heat energy. And this is called heating effect of current. दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी जब भी किसी हाई रेसिस्टेंस वायर जैसे कि नाइक्रोम से करंट को पास करवाया जाता है, तब वो जो हाई रेसिस्टेंस वायर है वो बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करने लगता है। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। अब ये हीट जो प्रोड्यूस होता है ये किस कारण से होता है? ये हीट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। अब जो वायर का रेसिस्टेंस होता है वो एक रेस्ट्रिक्शन का काम करता है, किसके लिए? करंट के लिए। सपोज मान लो एक सर्किट है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इससे करंट आई पास कर रहा है, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है। अब ये करंट जो पास कर रहा है, इस करंट को ये रेसिस्टेंस क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, इसको फ्लो करने से रोक रहा है। लेकिन फिर भी ये करंट अगर कंटिन्यूसली फ्लो करना चाहता है तो इसको इस रेसिस्टेंस से ओवरकम करना पड़ेगा। यानी इसको इसे मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लो करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। इसको जो है वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। और वो वर्क जो है किसके बराबर होगा? W इज इक्वल टू Q इंटू V। ये अब ये वर्क जो है, दिस वर्क इज कंसिडर्ड टू द एनर्जी। अब इस वर्क को हम लोग क्या मानेंगे? एनर्जी। इस करंट के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है सर्किट में फ्लो करने रेसिस्टेंस के अगेंस्ट, इस वर्क डन को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? एनर्जी। बिकॉज एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द वर्क। जितना एनर्जी उतना वर्क। इस वर्क डन को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? एनर्जी कंसीडर करेंगे हम। अब देखो W इक्वल टू Q इंटू V, इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। चलो आप कुछ समझते हैं इसको। तो W इज इक्वल टू Q इंटू V, इक्वेशन फर्स्ट। इसलिए अब देखो हम लोग क्या जानते हैं? we know that I is equal to Q upon T। करंट का डेफिनेशन जानते हैं ना हम लोग? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसलिए Q इक्वल टू I इंटू T। इससे हमारा चार्ज का वैल्यू पता लगेगा। इसको मान लिया इक्वेशन 2।
R. This implies that V is equal to IR. ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V and Q, then the values of V and Q from second and third in इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड में और थर्ड में V और Q का जो वैल्यू है उसको हम लोग किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो W इज इक्वल टू, अब हम लोग V का वैल्यू क्या निकाले हैं, I इंटू आर। तो V की जगह पे पहले Q का पुट करते हैं। Q हम लोग क्या निकाले हैं, तो Q का वैल्यू जो हम लोग आया है वो I इंटू टी आया है। तो I इंटू टी और इंटू यहाँ V का वैल्यू क्या आया हम लोग का, V का वैल्यू आया है I इंटू आर, I इंटू आर। दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब देखो, दिस वर्क इज कंसिडर्ड टू द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। अब ये जो वर्क डन हो रहा है करंट के द्वारा, इस वर्क डन को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एनर्जी कंसिडर करेंगे। दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। अब देखो ये जो फॉर्मूला मिला हम लोग को H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ये बहुत कुछ बता रहा है। क्या बताता है ये, देखो ये बताता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर बोलो या वायर बोलो, कुछ भी बोलो, हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number first square of current यानी H is proportional to I square। दूसरा है हमारा रेसिस्टेंस और तीसरा है टाइम फॉर विच करंट इज पास या फिर फ्लोइंग। ठीक है, ये हो गया हमारा H इज प्रोपोर्शनल टू R, H इज प्रोपोर्शनल टू T। यानी किसी भी कंडक्टर से जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा उसमें हीट क्रिएट होगा, यानी I स्क्वायर का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा हीट बढ़ेगा। अब उस कंडक्टर का जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। अब जितने ज्यादा टाइम के लिए उस कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखना है हम लोगों को। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब क्या क्या एप्लीकेशंस है इसका ये देखेंगे हम। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो बहुत सारे ऐसे हीटिंग अप्लायंसेज हैं जो कि इसी प्रॉपर्टी पे, इसी एप्लीकेशन पे वर्क करता है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है करंट का, जब किसी करंट कंडक्टर से वो पास करता है तो वो उसको हीट कर देता है। बस इसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं हम लोग बहुत सारे हीटिंग एलिमेंट्स में, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, गीजर हो गया, टोस्टर हो गया, केटल हो गया, ये जितना भी चीज है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये सारे इसी एप्लीकेशन पे वर्क करता है। अब ये जितने भी हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं इन सभी में एक हाई रेसिस्टेंस का कॉइल लगा होता है, सभी में एक हाई रेसिस्टेंस का कॉइल लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये कॉइल होता है जब इससे करंट फ्लो करता है ना, ये कॉइल काफी हॉट हो जाता है। ठीक है, इस जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस है सभी में ये लगा होता है कॉइल। ठीक है, और ये कॉइल से जब करंट पास करता है तो इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है।
तो ये करंट को उतना ज़्यादा अपोज करेगा, और जितना ज़्यादा करंट को अपोज करेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। और इस तरह से हमारा आयरन हो या इलेक्ट्रिक हीटर हो या गीजर हो, ये सभी क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उसका यूज कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का। अब इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है, उसमें क्या लगा हुआ होता है, जब उसे करंट फ्लो करते हैं तो ग्लो करता है, उसमें लगा होता है हमारा फिलामेंट। और वो फिलामेंट किस चीज का होता है, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, अबाउट 3383 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो हमारा टंगस्टन होता है उसका लगभग 3383 डिग्री सेल्सियस इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज मेल्ट कर जाए, यानी टंगस्टन कब मेल्ट करेगा, जब उसको इतना टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो टंगस्टन होता है इसको बल्ब जब लगाया जाता है इसका रेसिस्टेंस भी काफी हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। तो जब इस टंगस्टन से करंट पास होता है तो ये टंगस्टन जो है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, हाई रेसिस्टेंस होने के कारण बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और वो व्हाइट हॉट हो जाता है, व्हाइट हॉट, मतलब इतना गर्म हो जाता है पूरा सफेद नजर आने लगता है। ठीक है, व्हाइट हॉट हो जाता है। और जब वो व्हाइट हॉट हम लोग को दिखाई देता है उस टाइम पे उस टंगस्टन का टेम्परेचर कितना होता है, 2500 डिग्री सेल्सियस। देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, लेकिन जब वो व्हाइट हॉट हो जाता है ना बल्ब हमारा, उस समय उसका टेम्परेचर कितना रहता है, 2500 डिग्री सेल्सियस, यानी अभी भी बहुत कम है मेल्टिंग पॉइंट से, इसलिए जल्दी ये मेल्ट करता नहीं है। अब सवाल है कि बल्ब में हम लोग टंगस्टन का ही यूज क्यों करते हैं, टंगस्टन मेटल का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का सबसे पहला बात तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होता है। ठीक है, सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, फ्लेक्सिबल होता है काफी, और साथ ही साथ इवेपोरेशन का जो रेट होता है इसका वो बहुत लो होता है, जल्दी इवेपोरेट नहीं करता है। और तीसरा चीज क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जिसके कारण से ये कभी मेल्ट नहीं करता जल्दी और आसानी से ग्लो करता है, इसलिए टंगस्टन का हम लोग यूज करते हैं। अब एक और चीज देख सकते हैं, फ्यूज, जो फ्यूज होता है ये भी इसी एप्लीकेशन पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, देख लो ये एक हमारा फ्यूज है, और याद रहे कि ये इंडिविजुअल फ्यूज है, किसी पार्टिकुलर अप्लायंस में लगाने वाला, ये होल सर्किट का फ्यूज नहीं है, ये एक फ्यूज है, इंडिविजुअल फ्यूज। ये जो है हमारा फ्यूज वायर है जो कि बहुत थीन पतला होता है, और ये है हमारा ग्लास ट्यूब। अब ये है हमारा दोनों मेटल कैप्स, मेटल का होता है ये मेटल कैप्स फॉर कनेक्टिंग फ्यूज इन द सर्किट। अब इसी को हम लोग सर्किट में फिट करते हैं, ये दोनों जो है कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उस सर्किट में तो इससे जब करंट फ्लो करता है, आप जान लो ये बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट इस फ्यूज का सर्किट में बाकी जितने भी वायर्स लगे हुए हैं, सर्किट में बाकी जितने भी वायर, सपोज मान लो कॉपर का वायर लगा हुआ है, तो इस बाकी सभी वायर्स से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और रेसिस्टेंस भी कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका जब कम होता है तो इससे कभी कभी जब बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करने लगता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जब करंट फ्लो करता है ये, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण इसके कंपेयर में, कनेक्टिंग वायर्स के कंपेयर में इसका बहुत कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो इससे जब काफी करंट पास करता है तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। और ये मेल्ट जब कर जाता है तो बाकी जितने भी सर्किट में जितने भी अप्लायंसेज जुड़े हुए हैं उन सारे अप्लायंसेज को डैमेज होने से बचाता है। सपोज मान लो अगर ये फ्यूज नहीं लगा हुआ होता है, जैसे टीवी में जो है इंडिविजुअल फ्यूज लगाया जाता है, ताकि मान लो टीवी में कभी अगर हाई वोल्टेज आ गया, बहुत ज्यादा करंट अचानक सप्लाई कर गया, सर्किट में हमारा फ्यूज नहीं लगा हुआ था, तो टीवी में क्या हुआ, अचानक बहुत ज्यादा करंट का सप्लाई हो गया, तो ये फ्यूज जो टीवी में लगा हुआ है, ये फ्यूज उस टीवी को डैमेज होने से बचाएगा। जैसे इस ट्यूब से होके, ठीक है, जैसे ही इस फ्यूज से होके करंट पास करेगा बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इसलिए वो टीवी को डैमेज होने से बचा लेगा।
तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।